नमस्कार मित्रों, सर CPRS कोटा में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। हम फिर हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए विश्लेषण के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मित्रों, इस बार जो हमने विषय लिया है वो 21वीं सदी का अभी तक का संभवतः सबसे चर्चित विषय है और वो विषय है कोरोना वायरस, जिस पर हम प्रतिदिन काफ़ी कुछ पढ़ रहे हैं, काफ़ी कुछ देख रहे हैं। लेकिन हमने यहाँ पर कोरोना वायरस का विश्लेषण परीक्षा की दृष्टि से करने की कोशिश की है और सभी टॉपिक और उसकी जो शब्दावली है, महत्वपूर्ण जो शब्दावली है, उसे कवर करने की कोशिश की है। तो अगर हम सिलेबस के हिसाब से देखें तो RAS प्रारंभिक परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है उसमें विषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भी ये कवर होता है और समसामयिक घटना एवं मुद्दे में भी ये कवर होता है। RAS मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम अगर हम देखें तो प्रश्न पत्र जो सेकंड है हमारा, दूसरा है सामान्य ज्ञान सामान्य अध्ययन, उसकी जो यूनिट सेकंड है उसमें सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी जो यूनिट है उसके टॉपिक मानव रोग में ये कवर होता है। तो आइए शुरू करते हैं और सरल शब्दों में देखने की कोशिश करते हैं इसके पहलुओं को। तो इस वायरस का नाम कोरोना क्यों है? तो कोरोना वायरस को इसका नाम लैटिन शब्द कोरोना से मिला है। लैटिन में कोरोना का मतलब होता है क्राउन या मुकुट। यह वायरस गोल है और इसकी सतह पर क्राउन की तरह प्रोटीन की स्टेन्स या शाखाएं उगी होती हैं। यहीं से इसे कोरोना नाम मिला है। दूसरा आता है कि नोवेल कोरोना वायरस में नोवेल क्या है? तो नोवेल का अर्थ होता है नवीन, यानी नोवेल कोरोना वायरस एक नवीन वायरस है जिसकी पहचान पहले कभी नहीं हो सकी थी। इस वायरस की पहली बार पहचान चीन के वुहान शहर में की गई। नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 रोग का कारण बनता है और यह उस प्रकार का कोरोना वायरस नहीं है जो पूर्व में मनुष्य को संक्रमित करता रहा है। अब हम देखते हैं कि कोरोना वायरस के प्रकार कौन कौन से हैं। तो कोरोना वायरस के 4 प्रकार हैं: 229E, NL63, OC43 और HKU1। इनका जो निदान है, डायग्नोसिस है या उपचार की जो प्रक्रिया है वो कोविड-19 की निदानिक प्रक्रियाओं से कुछ हद तक अलग होती है। 4 प्रकार के जो कोरोना वायरस की अपन ने बात की, उसके अतिरिक्त 2 विशिष्ट कोरोना वायरस भी होते हैं। इनमें मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम मर्स और सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम सार्स शामिल हैं। अब हम देखते हैं 2019 NCOV और कोविड-19। तो ये समझ लीजिए आप, ये महत्वपूर्ण है। चीन के वुहान में पहली बार चिन्हित किए गए इस वायरस से उत्पन्न रोग को 11 फरवरी 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 नाम दिया। तो ये जो रोग था इसको जो नाम मिला कोविड-19 वो 11 फरवरी 2020 को मिला और WHO ने दिया। इसके पूर्व इस रोग को 2019 नोवेल कोरोना वायरस अथवा 2019 NCOV के नाम से जाना जाता था। इसे कोविड-19 क्यों कहा गया ये भी हम देख लेते हैं। तो इस रोग का जो पूरा नाम है वो कोरोना वायरस डिजीज 2019 है, जिसका संक्षिप्त रूप जो होता है वो कोविड-19 होता है। इस प्रकार कोविड-19 में CO का अर्थ है कोरोना, VI का अर्थ है वायरस और D का अर्थ है डिजीज। चूंकि इस वायरस का पता 2019 में लगा इसलिए इसे हम कोविड-19 कहते हैं। वायरस और रोग के नाम प्रायः अलग अलग क्यों होते हैं? प्रायः अलग अलग हो सकते हैं, तो ये हम देख लेते हैं। वायरस और उससे उत्पन्न रोग दोनों के नाम प्रायः अलग अलग होते हैं। उदाहरण के लिए HIV एक वायरस है जिससे एड्स रोग होता है। लोग अक्सर रोग का नाम जानते हैं लेकिन उस वायरस का नाम नहीं जानते जिससे वह रोग हुआ है। वायरस और रोग के अलग अलग नाम रखने के भी अलग अलग उद्देश्य और प्रक्रियाएं हो सकती हैं। तो पहले वायरस को देखते हैं। तो वायरस का नाम उसकी आनुवंशिक संरचना, जेनेटिक स्ट्रक्चर पर आधारित होता है ताकि इसके आधार पर उसका नैदानिक परीक्षण, वैक्सीन और दवाइयों की खोज के कार्य को आसान बनाया जा सके। ये कार्य विषाणु विज्ञानी और विज्ञान समुदाय से जुड़े विशेषज्ञ लोग करते हैं। लिहाजा जो वायरस का नामकरण है वो इंटरनेशनल कमेटी ऑन टैक्सोनॉमी ऑफ वायरसेस ICTV द्वारा किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि वायरस का नामकरण कौन सी संस्था द्वारा होता है। अब ICTV ने चीन के वुहान में मिले इस वायरस को 11 फरवरी 2020 को सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 SARS-CoV-2 नाम दिया। तो ये ध्यान रखने वाली चीज़ है कि जो वायरस था उसको जो नाम दिया वो दिया SARS-CoV-2 और इससे जनित जो रोग था उसको नाम दिया कोविड-19। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। इसे ये नाम इसलिए दिया गया क्योंकि यह वायरस आनुवांशिक तौर पर कोरोना वायरस से संबंधित है। वर्ष 2003 में यह वायरस सार्स के प्रकोप के लिए भी जिम्मेदार था। हालांकि ये दोनों वायरस संबंधित है, फिर भी इनकी प्रकृति में काफ़ी अंतर है। अब हम आते हैं रोग पर। रोग को नाम इसलिए दिया जाता है ताकि इससे रोग के नियंत्रण, संक्रमण की तीव्रता और उपचार के विचार विमर्श को वैश्विक स्तर पर आसान एवं सक्षम बनाया जा सकता है। ऐसी परिस्थितियों में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। दुनिया में रोगों को आधिकारिक नाम देने का कार्य इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज ICD के जरिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किया जाता है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 11 फरवरी 2020 को SARS-CoV-2 वायरस से होने वाले रोग को कोविड-19 नाम दिया। अब जो शब्दावली आती है उसमें आती है जो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आउटब्रेक, एपिडेमिक और पैंडेमिक। तो पहले हम देखते हैं आउटब्रेक। आउटब्रेक का अगर सरल भाषा में बात करें तो इसका मतलब होता है विस्फोट या एकदम से फूट पड़ना किसी चीज़ का। तो आउटब्रेक एक प्रचलित शब्द है जिसका अर्थ होता है रोग की व्यापकता का एकदम से बढ़ जाना या रोग की घटनाओं में एकदम से वृद्धि हो जाना। फिर आता है एपिडेमिक या महामारी। तो रोग की घटनाओं में एकदम से वृद्धि होने के साथ ही उसका तेजी से क्षेत्रीय फैलाव और एक ही समय में कई लोगों को प्रभावित करना एपिडेमिक का कारण बनता है। और एपिडेमिक के बाद आता है पैंडेमिक या सर्वव्यापी महामारी। रोग की घटनाओं में तेजी से वृद्धि होने के साथ उसका विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र में फैलाव होना और जनसंख्या के एक विशाल अनुपात को प्रभावित करना पैंडेमिक का कारण बनता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 को 11 मार्च को आधिकारिक तौर पर पैंडेमिक घोषित किया। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब एक संक्षेप में मैंने कुछ ब्रीफ में लिखा है। आउटब्रेक तब एपिडेमिक बनता है जब इसका विस्तार पर्याप्त क्षेत्र पर हो जाए। वहीं एपिडेमिक तब पैंडेमिक बनेगा जब इसका भौगोलिक विस्तार अधिक या विश्वव्यापी हो जाए। अब हम आते हैं इसकी शब्दावली पर। कुछ शब्दावली देखते हैं महत्वपूर्ण। पेशेंट जीरो। चिकित्सा विज्ञान की भाषा में पेशेंट जीरो वह पहला आधिकारिक मरीज होता है जो किसी वायरस या बैक्टीरिया से रोगग्रस्त होता है। इसी में सबसे पहले बीमारी के लक्षण देखे जाते हैं। पेशेंट जीरो के बारे में जानकारी मिल जाने पर शोधकर्ताओं को उस बीमारी के बारे में यह जानने में मदद मिलती है कि ये रोग कब और कैसे शुरू हुआ। साथ ही रोग के नियंत्रण के प्रयासों में भी सहायता मिलती है। ऐसा माना जाता है कि कोरोना वायरस से संक्रमित पहली मरीज चीन के वुहान में झींगा बेचने का काम करती थी। इस मरीज का नाम वेई गुझियान बताया जाता है। हालांकि ये पेशेंट जीरो ही है, इस बारे में शोधकर्ताओं में फिलहाल एक राय नहीं है। अब हम आते हैं कोरोना वायरस के टेस्ट पर। तो कोरोना वायरस के टेस्ट मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है RT-PCR टेस्ट, जिसको हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट। यह टेस्ट अधिक समय लेता है और अपेक्षाकृत महंगा भी है। इसमें इस बात की जांच की जाती है कि व्यक्ति के शरीर में वायरस मौजूद है या नहीं। इस टेस्ट में मरीज का स्वैब सैंपल लिया जाता है। यह अपेक्षाकृत विश्वसनीय टेस्ट माना जाता है। दूसरा होता है रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट। ये शीघ्रता से होने वाला टेस्ट है और अपेक्षाकृत कम खर्चीला है। इस टेस्ट में मरीज का ब्लड सैंपल लिया जाता है। जब व्यक्ति किसी वायरस से संक्रमित होता है तो शरीर इसकी प्रतिक्रिया में एंटीबॉडीज बनाता है। इस टेस्ट में इन्हीं एंटीबॉडीज का पता लगाया जाता है। जिस व्यक्ति का टेस्ट नहीं हुआ हो और वह स्वयं ही ठीक हो गया हो तो ऐसे व्यक्ति की पहचान भी एंटीबॉडी टेस्ट से की जा सकती है। इससे यह पता लगाया जा सकता है कि जनसंख्या का कितना बड़ा भाग वायरस से संक्रमित है। नेक्स्ट जो शब्दावली में है वो है PPE। PPE का अर्थ होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, यानी व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण। यह वह आवश्यक सामग्री है जो किसी व्यक्ति की कोरोना वायरस के संक्रमण से सुरक्षा के लिए जरूरी होती है। इसका उपयोग प्राय चिकित्सकों और उन कार्मिकों द्वारा किया जाता है जो कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के प्रत्यक्ष संपर्क में रहते हैं। PPE किट इन लोगों की वायरस के संक्रमण के प्रति एक्सपोजर को कम करता है। अगला जो शब्द है वो है हर्ड इम्यूनिटी, जिसको हम सामूहिक प्रतिरोधक क्षमता भी कह सकते हैं। तो यह महामारी विज्ञान की एक अवधारणा है। इसके अनुसार किसी क्षेत्र विशेष के कुछ निश्चित प्रतिशत लोगों में रोग प्रतिरोधक क्षमता के विकास के माध्यम से किसी संक्रामक रोग के प्रसार को रोका जाता है। तो जब किसी क्षेत्र में लोगों को किसी महामारी या गंभीर रोग से लड़ने के लिए बड़ी संख्या में वैक्सीन दी जाती है तो इससे बाकी लोगों में उस महामारी के फैलाव का खतरा अपेक्षाकृत कम हो जाता है। इस प्रकार जिन लोगों को उस महामारी की वैक्सीन नहीं भी लगी है उन्हें भी वह रोग अपनी चपेट में कम ले पाता है। इसे ही हम हर्ड इम्यूनिटी या सामूहिक प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। तो ये शब्द तब चर्चा में आया जब ब्रिटिश सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार ने ब्रिटेन में तेजी से फैल रही कोविड-19 की चुनौती से निपटने के लिए हर्ड इम्यूनिटी के विचार को अपनाने का सुझाव दिया। हालांकि कोविड-19 के लिए इस विकल्प को अपनाना वैज्ञानिक एक जोखिम भरा कदम बता रहे हैं। अब आता है R0 या R0। कोई भी रोग कितना संक्रामक है उसे R0 से नापा जाता है। यह एक दर है जो प्रदर्शित करती है कि प्रत्येक संक्रमित व्यक्ति से औसतन कितने लोग रोगग्रस्त होंगे। R0 को नवीन संक्रमण और मौजूदा संक्रमण के अनुपात के तौर पर देखा जाता है। जिस रोग का R0 एक से जितना अधिक होता है उसे उतना ही अधिक संक्रामक माना जाता है। R0 1 होने का अर्थ है कि आबादी में संक्रमित व्यक्तियों की संख्या स्थिर हो गई है। यदि R0 1 से कम हो जाता है तो इसका अर्थ है कि रोग के महामारी बनने की संभावना नहीं है और आगे भी यह दर बरकरार रहती है तो शीघ्र ही रोग का उन्मूलन या उसकी समाप्ति हो जाती है। कोरोना वायरस का R0 कितना है इसे लेकर कई अध्ययन हुए हैं लेकिन उनसे किसी निष्कर्ष पर पहुंचना कठिन है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुमान के अनुसार कोरोना वायरस के लिए यह दर 1.4 से 2.5 के बीच हो सकती है। अब आता है जूनोटिक संक्रमण या रोग।
जूनोटिक रोग ऐसे वायरस से होता है जिसका संक्रमण जानवर से इंसान को होता है। यह वायरस इंसान और संक्रमित जानवर के बीच सीधे संपर्क या किसी अन्य माध्यम से फैल सकता है। हालांकि हाल में हुए जीनोम अध्ययन से सामने आ रहा है कि इंसानों में पहुंचने से पहले ये किसी मध्यस्थ प्रजाति तक भी पहुंचता है। कोरोना वायरस को इसी प्रकार का वायरस माना जाता है। फिर अगली शब्दावली है फोमाइट। ऐसी अजैविक वस्तुएं या पदार्थ जो संक्रमण के वाहक कैरियर हो सकते हैं या संक्रमण फैला सकते हैं। इनमें कपड़े, बर्तन, हैंडल, दरवाजे की कुंडी आदि कुछ भी हो सकते हैं। यदि इन्हें उचित प्रक्रिया से साफ नहीं किया जाए तो ऐसे पदार्थों के संपर्क से अधिकाधिक व्यक्ति संक्रमित हो सकते हैं। नेक्स्ट है जो काफ़ी चर्चा में है वो है रक्त प्लाज्मा थेरेपी, जिसके लिए कहा जा रहा है कि ये कोविड-19 का इलाज कर सकती है। इस उपचार प्रणाली में वह मरीज जो किसी संक्रमण से उबर जाते हैं उनके शरीर में संक्रमण को बेअसर करने वाली प्रतिरोधी एंटीबॉडीज विकसित हो जाती हैं। स्वस्थ हो चुके मरीज के रक्त प्लाज्मा को नए मरीज के शरीर में डालकर इन्हीं एंटीबॉडीज का उपयोग कर नए मरीज के शरीर में मौजूद वायरस को खत्म किया जाता है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने रक्त प्लाज्मा थेरेपी से कोविड-19 संक्रमित मरीज के उपचार के ट्रायल की अनुमति दे दी है। इस अध्ययन का मकसद ये पता करना होगा कि रक्त प्लाज्मा थेरेपी इस रोग के इलाज में कितनी असरदार है। नेक्स्ट है कॉर्डन सैनिटायर। यह एक प्रकार का प्रयास है जिसके तहत किसी व्यक्ति को एक सुनिश्चित भौगोलिक क्षेत्र जैसे प्रदेश या देश को छोड़ने से रोका जाता है। यह भौगोलिक क्षेत्र किसी संक्रमण से प्रभावित क्षेत्र होता है, लिहाजा व्यक्ति को रोकने का मकसद संबंधित रोग के फैलाव या संक्रमण को कम करना होता है। नेक्स्ट है फ्लैटनिंग द कर्व, जिसको काफ़ी चर्चा है अभी। फ्लैटनिंग द कर्व का अर्थ है कि कोरोना वायरस संक्रमण के तेजी से बढ़ते मामलों के विपरीत जब संक्रमितों की संख्या में धीमी गति से वृद्धि होने लगती है या लंबे समय तक मरीजों की संख्या घटती रहती है तो कर्व मंद गति से बढ़ता है या बिल्कुल चपटा हो जाता है। तो इसके कारण जो अस्पताल सहित स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उन पर अनावश्यक बोझ कम होने लगता है। नेक्स्ट संस्था जो काफ़ी चर्चा में वो है भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। नई दिल्ली स्थित भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR देश में जैव चिकित्सा बायोमेडिकल शोध के क्षेत्र में समन्वय, क्रियान्वयन और प्रचार प्रसार का कार्य करने वाला सर्वोच्च निकाय है। यह दुनिया के सबसे पुराने और सबसे व्यापक चिकित्सा शोध निकायों में से, रिसर्च बॉडीज में से एक है। ICMR देश में स्वास्थ्य समस्याओं के व्यवहारिक हल खोजने के साथ साथ जैव चिकित्सा शोध के क्षेत्र में वैज्ञानिक विकास की बढ़ती मांग को पूरा करने का भी प्रयास करता है। तो वर्ष 1911 में देश में चिकित्सा शोध को बढ़ावा देने के लिए इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन IRFA की स्थापना की गई। देश को स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद IRFA के संगठन और क्रियाकलापों में बदलाव कर इसे ICMR के रूप में 1949 में पुनः स्थापित किया गया। ICMR को भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत स्वास्थ्य शोध विभाग द्वारा वित्तीय मदद उपलब्ध कराई जाती है। भारत में कोरोना वायरस के टेस्ट का जिम्मा ICMR के पास है। नेक्स्ट आता है इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड संक्रमण और बीमारी के लक्षण दिखने के बीच का समय होता है। इस प्रकार यह बीमारी के सामने आने तक लगने वाला समय है। कोरोना से संक्रमित व्यक्ति के लिए यह पीरियड 2 से 14 दिन तक का हो सकता है। हालांकि कुछ लोगों में इस रोग से एक्सपोजर के बाद 4 से 6 दिन में भी लक्षण दिखाई देने लगते हैं। नेक्स्ट आता है वायरल लोड। वायरस जैसे ही शरीर में प्रवेश करता है तो वह कोशिकाओं पर हमला कर अपनी कई प्रतियां बना लेता है। यह प्रतियां धीरे धीरे विकसित होती हैं और इस तरह मरीज के शरीर में कई वायरस पैदा हो जाते हैं। वायरस की इस संख्या को वायरल लोड कहा जाता है। वायरल लोड जितना अधिक होगा किसी भी रोग की गंभीरता और मरीज के संक्रामक होने की आशंका भी उतनी ही बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है क्वारंटाइन और आइसोलेशन। क्वारंटाइन किसी व्यक्ति का वायरस के प्रति एक्सपोजर होने के बाद उसकी गतिविधियों पर रोक लगाकर उसे बिल्कुल पृथक करना और बिल्कुल पृथक रखना, ताकि यह देखा जा सके कि क्या वह व्यक्ति उस वायरस से रोगग्रस्त होता है या नहीं। तो ये जो अवधि होती है जब उसके लक्षण देखने की कोशिश होती है उसको हम इंक्यूबेशन पीरियड भी कहते हैं। आइसोलेशन के अंतर्गत किसी संक्रमण से रोगग्रस्त व्यक्ति को ऐसे लोगों से अलग किया जाता है जो कि स्वस्थ हैं और जिनका इस रोग के प्रति कोई एक्सपोजर नहीं है। तो मित्रों, ये था हमारा वीडियो, हमारा विश्लेषण। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हम मोटिवेट होते रहें, इसी तरह से आपके समक्ष हाजिर होते रहें। धन्यवाद।